कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर हम मुझे सिर्फ ये तो आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस है आपका। कि एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, वो इस टाइम स्पेस के फैब्रिक को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नजदीक देखना कोई जरूरी तो नहीं है सर। ये जब आप अपनी दलील सामने रखेंगे तो मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं आपके आगे रखूंगा। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज कहीं से तो करना है ना। मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जो एक कॉन्शियस डाइटी है, ये आपको कैसे पता चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं। पहले आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी, ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है, ठीक है, ये आप इसको मानते हैं, साइको एनालिसिस का मौजू, आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है, बाद में तो आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ। असल एथीज्म जो है डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, अब आप साबित करें कि इस कायनात का खालिक खुदा था। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूफ अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और इसका नाम डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हज़ार साल पहले इवॉल्व की है। ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर, लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर, आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना। नहीं, सर मेरी बात सुन लेने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात। आई विल आल्सो गिव दैट।
आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते ये एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, जी हाँ, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है, चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है, अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी, हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। अब आप मुझे, आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? I don't know. You don't know? No, I don't know. आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन I don't know. नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल, क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरी सुन तो रहे ना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो, कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, वो पहले मुसलमान थे जी, तो अल्लाह ताला के नबी थे, ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप भी बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे, ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है, एवोल्यूशन ही का सवाल है। चलें, अगर आप वो अव्वल बशर थे, उनसे पहले कोई इंसान, अल्लाहु आलम, आई डोंट नो। ठीक है, आप कब थे वो? ये भी जब भी होंगे, अभी तो बताया मैंने। कहाँ थे वो? आई डोंट नो, आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हजरत आदम के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया, इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा मौजू रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन का जो सुन लीजिए, रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो। और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं, ठीक है, ये वही सवाल हैं जो कैसर भाई से आपने किए थे। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर, इस अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसा है, क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर। आपके डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं, आदम को पैदा किया। डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए। जाहिर है, जो इंसान सोच सकता था वो इस किताबों में लिख सकता था, वो एक अलग मसला है। वो आप टॉन्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं, जी राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था, वो आदम में नहीं था। यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के अंदर 2023 में बैठे हैं। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब ज़मानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो ज़मानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है। नहीं, तो ये आपका दावा है कि ये आप ही तो कह रहे हैं कि ज़मानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर मैं उसका फैलसी बता रहा हूं। मैंने कहा कि ज़मानो मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है, ठीक है? आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मानो मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा?
सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद, और मैं भी करता हूं, और मैं भी करता हूं, बड़ी मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी करता हूं, बहुत मासूम मिसाल है सर, ये मासूम लोगों को समझाने के लिए भाई। अब आप ये देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं। सुन लीजिए, देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि मेरी लेट मी कंप्लीट सर, क्योंकि इससे ना वो फिर वो खलते मबहस हो जाएगा। मैं ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं जो आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है, चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए तो ये और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है कि जब हमारा हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे। मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आपके बहुत सारे सुनने वाले हैं, टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान और लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और लामकान खुसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान और लामकान है जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खुसूसियात ना होने की होती हैं, ये मादी चीज के ना होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी ज़मान और मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है, क्योंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है जी, वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज्ड टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है। अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम, उस पर भी लैंड नहीं होते। ओके, बताइए कैसे नहीं होते? हम ये कहते हैं जी कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है, और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस बात आज भी करता है सर। चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। अगर वो, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे वो सरापा वजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम थ्योरीज मान लेते हैं, लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हूं ना सर। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ। आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या
दिमाग के बगैर बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सर सकता है। मुझे ये समझा दें, बिल्कुल कर सकता मुझे है। ये बताएं कि वाजिदी हाँ, ये साहब जरूर का है, जो शऊर है ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं YouTube पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो सर, फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर मुझे लेकिन ये अगर आप बताइए, ये दो अलग अलग चीजें हैं, नहीं है ना अगर ये सर, दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है जी दिमाग की प्रॉपर्टी है, जी दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है जी तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें जी न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके जी नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है? मुझे ये बता दें कि जब जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फरिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है।